हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं आपकी इम्पोर्टेंट हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। एक तो ये वाली प्रॉब्लम हम करेंगे, दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम हम करेंगे मैन इनसाइड ए एलिवेटर। ठीक है, लिफ्ट के अंदर जब मैन जो है वो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, उसके मोशन को हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। और इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज़ रॉकेट प्रपल्शन। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये एप्लीकेशन, क्योंकि जनरली जो आपका स्कूल एग्ज़ाम है उसमें ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो बच्चों माई सेल्फ कुमार राकेश, और स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू ma। ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट डेफिनेशन, इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बच्चों हम हॉर्स एंड कार्ट की प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो हॉर्स एंड कार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है यदि आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को भी समझना है तो। ठीक है, कि आपको जैसे घोड़ा आगे की तरफ, घोड़े के साथ आपका कार्ट जो है वो बंधा पड़ा है। ठीक है, घोड़े के साथ आपके सिंपल शब्दों में बोले कि छकड़ा जो है वो टाइड अप है एक स्ट्रिंग के द्वारा। घोड़ा आगे की तरफ जोर लगाएगा तो जो स्ट्रिंग है वो किस तरफ लगाएगा बेटे? पीछे की तरफ जोर लगाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग किसके साथ अटैच्ड है? कार्ट के साथ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हॉर्स आगे की तरफ चल पाए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारे पास मान लेते हैं हॉर्स है, राइट, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है बेटे, और इसके साथ एक कार्ट अटैच्ड है, राइट। तो अब यहाँ पे जो हॉर्स है, ठीक है बेटे, वो ग्राउंड को F फोर्स के साथ पुश करता है। ठीक है, F फोर्स के साथ क्या करता है? पुश करता है पीछे की तरफ। तो एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन जो ग्राउंड देगा वो आपकी थीटा एंगल पे आपको मिल जाएगी। एक्शन इस तरफ है तो रिएक्शन इस तरफ है। ये कौन सा लॉ है आपके पास? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है, यदि ये थीटा एंगल पे है यहाँ पे, तो इस रिएक्शन को हम रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में, आर कॉस थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और आर साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। अब बच्चों यहाँ पर ये घोड़ा है तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं। घोड़े को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका जो घोड़े का वेट है वो किस तरफ होगा? mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बच्चों यहाँ पे ये स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, तो जैसे ही घोड़ा आगे की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये छकड़ा क्या करेगा? टेंशन प्रोड्यूस करेगा इस घोड़े के ऊपर पीछे की तरफ। तो बच्चों ये जब हम FBD फ्री बॉडी डायग्राम हॉर्स का हम कंसीडर करते हैं, तो बच्चों हॉर्स का फ्री बॉडी डायग्राम हमें क्या देता है कि ये r cos थीटा माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास r sin थीटा इज इक्वल टू mg। जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों वेट का, वो ये वर्टिकल कंपोनेंट रिएक्शन फोर्स का किसको बैलेंस करेगा बेटा? वेट को बैलेंस करेगा। और ये जो r cos थीटा माइनस टी, ठीक है, r cos थीटा यदि ग्रेटर देन टेंशन फोर्स है तो हॉर्स आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, ए एक्सेलरेशन के साथ। सिमिलरली बेटे यहाँ पे ये क्या है? कार्ट। और यदि हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर कर लें कि कार्ट के बैकवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन को रजिस्ट कर रही है फोर्स, यदि वो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगी? टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो बच्चों यदि यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेंशन टी। क्यों आएगा टेंशन टी यहाँ पे? क्योंकि हॉर्स को ये स्ट्रिंग पीछे की तरफ खींच रहा है और इस छकड़े को ये हॉर्स आगे की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? टेंशन टी। तो आपको पता है यदि टी ग्रेटर देन एफ बेटा आपके पास है फ्रिक्शन फोर्स से, तो आपका जो कार्ट है वो आगे की तरफ चलेगा। तो
न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे T माइनस एफ। यदि m इसका मास है, क्योंकि सिस्टम कैसा है बेटे, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो T माइनस एफ इज इक्वल टू कितना हो गया ma। तो ये इक्वेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों दोनों इक्वेशंस को हम जब ऐड करेंगे r cos थीटा माइनस टी इक्वल टू ma, और यहाँ पे हमारे पास आएगा T माइनस एफ प्लस इक्वल टू ma। तो बच्चों ये कट जाएगा हमारे पास, तो r cos थीटा माइनस एफ इक्वल टू m प्लस m, राइट, m प्लस m इंटू a। तो बच्चों कई बार हम इस r cos थीटा माइनस एफ को हम लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा को। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h माइनस एफ इक्वल टू कितना आपके पास आ गया, बाय में m प्लस m इक्वल टू a। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बच्चों आपको ये जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, तो सेकंड आपके पास जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैन इनसाइड एलिवेटर। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट। तो बच्चों हमने मैन इनसाइड एलिवेटर हमने स्टडी करना है कि जब कोई भी पर्सन एलिवेटर के अंदर, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो उसके वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों वेट आपके पास, जनरली आप इसको वेट को कैसे समझते हो आप, वेट आपके पास फोर्स है जिससे अर्थ अपने सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को क्या करती है बच्चों, अट्रैक्ट करती है। तो वेट क्या है, एक प्रकार से फोर्स है। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये मशीन आपके पास, ठीक है, और ये मशीन कहाँ पे लगी हुई है आपकी, एलिवेटर के अंदर। तो अब एलिवेटर कैसा आपका रेस्ट पे है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी है, 0। तो बेटे यहाँ पे कोई पर्सन इस बेइंग मशीन को प्रेस करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन जो मशीन रीडिंग देगी दैट इज इक्वल टू mg। ठीक है, r इज इक्वल टू कितना, mg। तो बेटे इस पर्टिकुलर वेट को हम बोलते हैं ट्रू वेट। ठीक है, तो एक्चुअल में यही जो है वो ट्रू वेट है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है लिफ्ट की, और उसके अंदर जो मशीन रखी है उसके ऊपर आप खड़े हो, तो रिएक्शन फोर्स जो मिल रहा है वही आपकी रीडिंग है मशीन की। तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं यदि मशीन रेस्ट पे है और यदि मशीन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका जो ट्रू वेट है वही वो दिखाएगी। ठीक है, अपरेंट वेट नहीं दिखाएगी। अपरेंट वेट क्या होता है, जो वेट एक्चुअल में दिखता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपरेंट वेट। जैसे जैसे आप आर्टिकल पढ़ते जाओगे आपको अच्छे से पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें हमारे पास आ गई कि यदि एक्सेलरेशन 0 है तो मशीन के ऊपर आप खड़े होंगे तो आपका ट्रू वेट वो दिखाएगी, और यदि आपकी लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाएगी तो भी ट्रू वेट ही वो दिखाएगी, क्योंकि इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 है। अब जो नेक्स्ट आपके पास सेकंड जो बात ये कर रहा है कि मान लो कि ए एक्सेलरेशन के साथ आपकी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मान लो आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट बिल्डिंग पे, सेकंड बिल्डिंग, थर्ड बिल्डिंग, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में आप ए एक्सेलरेशन के साथ जा रही हो। तो बच्चों वेट mg वर्टिकल डाउनवर्ड, रिएक्शन r। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक r बड़ी फोर्स माइनस mg इक्वल टू ma। तो बेटे r इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, ma प्लस mg, तो mg प्लस a। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है यानी कि जो मशीन की रीडिंग है वो आपके ट्रू वेट से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपका वेट क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसी पर्टिकुलर केस को हम स्टडी कर सकते हैं पसूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी। तो हम आपको वो भी बताते चलेंगे, जिन बच्चों ने पसूडो फोर्स वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा वो पक्का देखें, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सीरीज़ मैंने लॉज ऑफ मोशन की स्टार्ट करी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को क्लियर करेगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगा।
ठीक है, तो आप भूल जाते हो बेटे कमेंट करना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट अभी कर दो, लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा बेटे वो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि कंटिन्यूस स्टडी और क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेटे। अब यहाँ पे हम बैठ गए मान लो अंदर, है ना, तो पसूडो फोर्स किस तरफ लगेगी? यदि फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है तो पसूडो फोर्स किस तरफ लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? MA प्लस MG। तो बेटे पसूडो फोर्स से भी सेम रिजल्ट हमारे पास आया जो रिजल्ट हमने पहले कंसीडर किया था। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। और अब आपकी जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, यानी कि चौथी मंजिल से तीसरी पे, तीसरी से दूसरी पे, है ना। और यहाँ पे पर्सन जो है वो खड़ा है, तो MG और ये R और एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ। तो बेटे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी करेंगे, पसूडो फोर्स से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से MG माइनस R इज इक्वल टू MA। तो बच्चों R इज इक्वल टू MG माइनस A। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो आपका जो अपेरेंट वेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। मान लो आपकी जो लिफ्ट है बेटा, ठीक है, उसका ये स्ट्रिंग है यही ब्रेक हो जाती है। तो जब स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा? तो बेटे A इज इक्वल टू G हो जाएगा। तो आपके पास R इज इक्वल टू 0, रिएक्शन फोर्स इक्वल टू 0। तो रिएक्शन फोर्स 0 का मतलब क्या हुआ? आपकी जो मशीन है कोई भी रीडिंग नहीं देगी, ठीक है, तो 0 पे रीडिंग आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? वेटलेसनेस। तो आप किस सिचुएशन में आ गए? आप जिस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा उसको आप बोलते हो वेटलेसनेस, राइट। क्या बोलते हैं बच्चों आप उसको? वेटलेसनेस में आप आ गए, ठीक है। तो अब बच्चों इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट हम करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आप क्या समझते हो बच्चों? तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP/dt में dt, ये डेफिनेशन है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम बच्चों चेंज होगा। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही बेटे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो बेटे सिस्टम कैसा हो जाएगा? सिस्टम बिकम्स आइसोलेटेड, है ना। कोई भी फोर्स नहीं लग रही तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? आइसोलेटेड। जब सिस्टम आइसोलेटेड हो जाएगा तो dP/dt इक्वल टू 0। और डेरिवेटिव किसका 0 होता है? कांस्टेंट का। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लो आइसोलेटेड सिस्टम जो है आपका n पार्टिकल से मिलके बना है। कितने पार्टिकल से मिलके बना है बच्चों? n पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। और जो n पार्टिकल है M1 M2 और सो ऑन Mn उनका मास है। तो बच्चों यदि M1 पार्टिकल आपका B1 वेलोसिटी से चल रहा है, M2 B2 से चल रहा है और ये आपका Bn से चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस सो ऑन Mn Bn इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो आपका मोमेंटम है वो आपका क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो बच्चों ये आपके पास गन है, राइट, इसके अंदर बुलेट है। बुलेट का मास कितना है बच्चों? m, और गन का मास कितना है बच्चों आपके पास? m। तो इनिशियली आपकी बुलेट और आपकी गन रेस्ट पे है। तो यदि इनिशियली ये रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम 0। तो बेटे फाइनल मोमेंटम कितना आएगा? वो भी आपका इनिशियल मोमेंटम के बराबर आना चाहिए। इसी को तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो ये 0 है और जब जैसे ही आप इस ट्रिगर को दबाओगे, है ना, ट्रिगर को आप दबाओगे तो आपकी बुलेट B स्पीड पकड़ेगी और गन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी B स्पीड के साथ, और इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो आपके पास MB प्लस कितना आ जाएगा? MB।
तो बच्चों यहाँ से आपके पास b इज इक्वल टू माइनस एम बी बाई में m। इस पर्टिकुलर नेगेटिव साइन को हम बोलते हैं कि जो गन है वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और इस b कैपिटल B को हम बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो बच्चों ये बहुत काम आने वाली फार्मूले हैं आपको ये बच्चों अच्छा आराम से आने चाहिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फंडामेंटल लॉज है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ये लॉ जो है वो सॉल्व करने वाला है। तो इसी सीरीज़ में हम स्टडी करवाएंगे आपको रॉकेट प्रपल्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रॉकेट प्रपल्शन? तो रॉकेट प्रपल्शन का मतलब है कि बच्चों रॉकेट आपने देखा है ना, ठीक है, तो रॉकेट के नीचे जो है वो गैसेस जो है वो वर्न करती हैं, और रॉकेट किस तरफ जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम बड़े आराम से देखेंगे कि कैसे काम बच्चों ये आपका आर्टिकल करता है, कैसे आपका होता है। तो स्टार्ट करते हैं रॉकेट प्रपल्शन, ठीक है। तो बच्चों रॉकेट प्रपल्शन क्या आपके पास ये एग्जाम्पल है, सारे बच्चे कॉपी पेंसिल पे नोट करो। दिस इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेटा ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। रॉकेट प्रपल्शन का क्या है? ये प्रिंसिपल है। गैसेस बर्न होती हैं, इजेक्ट होती है नोजल से, और रॉकेट आपका ऊपर जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों मान लो टाइम t इक्वल टू 0 है, तो ये आपके पास रॉकेट है, तो m इज इक्वल टू एम नॉट। तो भाई बेटे m इज इक्वल टू एम नॉट का मतलब क्या है? मास ऑफ रॉकेट प्लस जो उसके अंदर गैसेस फ्यूल आपने डाला है, तो ये इनिशियल मास है। एम नॉट का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ द रॉकेट प्लस फ्यूल, टाइम t इक्वल टू 0 पे। तो बेटे हम दो इंटरवल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दो इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं, t इक्वल टू टी टाइम पे, राइट। जो मास है दैट बिकम्स m, है ना। आफ्टर टाइम t मास बिकम्स m, और जो वेलोसिटी है वो बेटे आपके पास बिकम्स b। यहाँ पे जब मास m नॉट था तो वेलोसिटी u नॉट थी, है ना, 0 थी ये u नॉट, और यहाँ पे मास m है तो वेलोसिटी कितनी है बेटे? v वेलोसिटी है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करेंगे। टाइम एट टाइम t प्लस डी टी। तो यहाँ पे हम बच्चों चेक करेंगे टाइम कितना है t प्लस डी टी। टाइम में हमने छोटा सा इंक्रीमेंट कर लिया, तो बेटे मास जो है वो आपका कितना बन जाएगा? m माइनस डी एम, और स्पीड कितनी बन जाएगी आपके पास? b प्लस डी वी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, और उस टाइम पे क्या होगा? ये गैसेस आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, है ना। तो Vg को हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, है ना। तो ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। तो ये हम इसको बोल सकते हैं। तो अब बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल कितना है बच्चों आपके पास? mb, और P फाइनल कितना आपके पास? m माइनस dm, है ना, b प्लस dv, ठीक है। मास आपका घटेगा तो हल्का होगा रॉकेट, और वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, प्लस साथ में गैसेस भी नीचे की तरफ आएंगी, माइनस bg इंटू dm। तो जो गैसेस आपकी बर्न हुई हैं उनका मास कितना है? dm, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस bg dm। तो ये हमने लगा दिया। बच्चों यहाँ पे काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है ये लगाने में, तो उसको दोबारा समझ लो आप। हमने दो इंटरवल सेलेक्ट कर लिए, उन दो इंटरवल में मोमेंटम की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटे? कांस्टेंट आनी चाहिए। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल कितना आपके पास? ठीक है, ये दो इंटरवल ले लिए ना हमने, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया। तो इनिशियल में कितना आपके पास? mb, और यहाँ पे कितना आपके पास? m माइनस डी एम, बी प्लस डी वी, प्लस कितना बच्चों आपके पास? गैसेस नीचे की तरफ है, माइनस बी जी इंटू डी एम।
तो बहुत आसान है बच्चों ये। तो अब बच्चों ध्यान से देखो इसको, अब यहाँ पे आपके पास आएगा एम बी इज इक्वल टू एम बी प्लस एम डी वी माइनस बी डी एम, ओके, माइनस डी एम डी वी माइनस बी जी डी एम। तो बच्चों डी एम स्मॉल है, डी वी भी स्मॉल है, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा आपके पास, टू स्मॉल। तो जब इसका प्रोडक्ट भी टू स्मॉल आएगा, एम बी से एम बी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू एम डी वी माइनस बी डी एम, ओके, माइनस बी जी डी एम। तो बेटे यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे आगे सॉल्व, इस पर्टिकुलर चीज़ को इधर ले आओ, एम डी वी इसको इधर ले आओ बेटा, तो बी प्लस बी जी इंटू डी एम। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको भी ये आ जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये v क्या है आपके पास, रॉकेट की वेलोसिटी, ठीक है, और ये बी जी क्या आपके पास, गैसेस की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि नोजल से बाहर निकल रही हैं। तो बेटे b प्लस बी जी कितना हो गया आपके पास, माइनस यू आर। तो माइनस यू आर यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू आर डी एम। तो यू आर का मतलब आपके पास है, लिख लेते हैं चलो इसको हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस यू आर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो ये बच्चों आपके पास आ गए। ठीक है, हर एक टर्म आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन में आनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये आपको पूछा जा सकता है। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, हम यहाँ से थोड़ा और आगे चलेंगे बेटा। तो ये इक्वेशन 1 आपके पास एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू आर डी एम। तो बेटे दोनों तरफ डी टी से हम भाग कर देंगे, तो डी वी बाई डी टी कितना आ गया, एम ए इक्वल टू माइनस यू आर डी एम बाई में डी टी। तो बेटे एफ इज इक्वल टू माइनस यू आर डी एम बाई में डी टी। ये यू आर बेटे इसके बिल्कुल नीचे है, इसके पाव में है, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो डी एम बाई डी टी है बेटे, ये आपके पास क्या है, मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम बोल देते हैं मास वेरिएबल प्रॉब्लम, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और एफ को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। ये अपथ्रस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि गैसेस जो है वो हवा को कंप्रेस कर रही है नीचे की तरफ, तो रिएक्शन किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये आपके पास अपथ्रस्ट फोर्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट हमें निकालनी है। तो बच्चों एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू आर डी एम। ठीक है, तो एक टेक्निक हमने आपको बताई थी डेरिवेटिव वाले लेक्चर्स में, उसको हम बोलते थे सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स। क्या बोलते थे बच्चों हम उसको, कि वेरिएबल्स को सेपरेट करिए। तो डी वी इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस यू आर डी एम बाई में एम। और अब बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, और यहाँ पे हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे। देखो जब t 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, u नॉट, और मास कितना आपके पास, m नॉट। जब t इक्वल टू t है तो वेलोसिटी कितनी है, b, और बच्चों मास कितना आपके पास, m। तो यहाँ पे हमने इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके क्या कर लिया, जो वैल्यूज़ थी लिमिट की वो हमने यहाँ पे निकाल ली। जब हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली तो ये डी वी है आपके पास, तो यहाँ पे यू नॉट, और यहाँ पे कितना आ गया, बी, और यहाँ पे डी वी आ गया माइनस यू आर। यहाँ पे बच्चों एम नॉट, यहाँ पे एम डी एम बाई में एम। तो ये डी वी है आपके पास, तो डी वी की इंटीग्रेशन आपके पास कितनी आएगी बच्चों, इसको आप एक बार चेक कर लो। डी वी की इंटीग्रेशन आपके पास आएगी बी। ठीक है, तो यहाँ पे u नॉट, यहाँ पे b इक्वल टू माइनस यू आर, और बेटे log e m है ना,
और यहाँ पे आपके पास आ गया लोअर लिमिट m0 अपर लिमिट m, तो b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस यू आर लॉग ई m माइनस लॉग ई m0। तो बेटे b माइनस यू नॉट इक्वल टू माइनस यू आर लॉग a माइनस लॉग b लॉग a बाई बी, तो लॉग ई m बाई में m0। तो यदि बेटे इनिशियल स्पीड 0 है तो b इज इक्वल टू कितनी आएगी माइनस यू आर लॉग ई m बाई में m0। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आपकी जो टर्म है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं वन डॉट स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम? वन डॉट स्पीड। तो ये वन डॉट स्पीड क्या होती है, तो चेक करेंगे हम वन आउट स्पीड। तो बेटे व्हेन होल फ्यूल ऑफ द रॉकेट इज बर्न्ड, तो जब सारा फ्यूल रॉकेट का बर्न हो जाएगा तो रॉकेट का जो भार है वो सिर्फ कंटेनर का रह जाएगा। तो व्हेन होल फ्यूल ऑफ द रॉकेट इज बर्न्ड m इज इक्वल टू mc। तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी एक्वायर्ड होगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे वन डॉट स्पीड। तो माइनस यू आर इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई एम सी वाई में m0। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम, माइनस साइन को एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पे, तो लॉग ई m0 वाई में mc। तो ये आपके पास आ जाएगा वन डॉट स्पीड। और यदि हम इसको जनरल लॉग बेस 10 में देखना चाहें तो 2.303 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ होने वाला है लॉग बेस 10 m0 वाई में mc। तो बच्चों ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बच्चों यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।